चलिए देखिए, उस दिन आपको हम बताए थे सब्सटेंस के बारे में कि एसिड बेस और साल्ट जो है ये क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, ये कंपाउंड है। कंपाउंड तीन तरह का हो सकता है, एसिड या बेस या साल्ट। फिर हम लोग आपको नेचुरल इंडिकेटर के बारे में हम बता दिए थे, कैसे हम टेस्ट करते हैं किसी भी सब्सटेंस की मदद से कि कोई कंपाउंड एसिड है या बेस है या सॉल्ट। आज हम लोग एसिड बेस से रिलेटेड कुछ थ्योरी देखेंगे। ठीक है, कि कहाँ से इसका कंसेप्ट आया है। देखिए, एसिड बेस के बारे में जो है ये जानकारी बहुत पहले से थी हमारे पास। ठीक है, ऐसा कहा जाता है सबसे पहले लेवोइजियर ने, इसने लेवोइजियर ने क्या किया था, 1737 ईस्वी के आसपास एसिड के बारे में कंसेप्ट दिया था सबसे पहला। ठीक है, इस कंसेप्ट में उन्होंने कहा था कि एसिड वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है उनके एटम्स के चारों ओर घिरा होता है। ऑक्सीजन जो है उसके किसी एक एटम के चारों ओर घिरा होता है, और जिस एटम के चारों ओर घिरा होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, ये सब कंसेप्ट आपको आगे पढ़ना है, पर हिस्ट्री है थोड़ा सा हम लोग रफली समझ लेते हैं। सबसे पहले लेवोइजियर ने बोला था कि एसिड जो होते हैं वो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन हो, और ऑक्सीजन इस तरह से हो कि वो सेंट्रल एटम को, इसको सेंट्रल एटम कहते हैं। अगर गौर से देखिएगा तो ये सेंटर में, इधर से भी देखिए तीसरे नंबर पर है, इधर से भी देखिए तीसरे नंबर पर, इधर से दूसरे नंबर पर, इधर से दूसरे नंबर। तो सेंट्रल एटम ये ऑक्सीजन से घिरा होता है, और उस एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कंसेप्ट धीरे धीरे फैल करने लगा जब हम लोगों को मालूम चला कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एसिड जो है वो ऑक्सीजन कंटेनिंग हो। बहुत सारे ऐसे भी एसिड हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। इनके कंसेप्ट को गलत किया गया था इनके द्वारा, हम्फ्री डेवी के द्वारा। डेवी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, इस कंसेप्ट को गलत साबित किया था। उन्होंने कुछ एक ऐसे एसिड का खोज किया जो यह बताता था कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अगर आप गौर से देखिएगा इन सब सब्सटेंस में तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन फिर भी ये एसिड हैं। ठीक है, इसीलिए ये लेवोइजियर का जो कंसेप्ट है वो क्या हो गया, गलत हो गया कि एसिड में ऑक्सीजन होता है। ये बात गलत साबित हो गई। और इसी के कंसेप्ट को और भी एक दूसरे साइंटिस्ट, किसने, जे बर्जीलियस, इनका डिसाइपल था, शिष्य था लेवोइजियर का। ये लेवोइजियर के लेबोरेटरी में लैब बॉय का काम करते थे, बर्जीलियस। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड खोजने का श्रेय है इनको, इनऑर्गेनिक कंपाउंड खोजने का श्रेय यूरिया का खोज किया था ये बर्जीलियस वॉलर। ठीक है, इसका शिष्य। तो ठीक है, हाँ, हेलो, कोई खोजता नहीं है कंपाउंड को, कोई खोजता नहीं है, आविष्कार नहीं करता है। कंपाउंड को खोजा जाता है। लोहा का कोई आविष्कार नहीं किया है, कोई ना कोई खोजा है। खोजने का मतलब होता है कि समय के साथ उसके बारे में विचार देना। समझिएगा, मेटल के बारे में, नॉन मेटल के बारे में, एलिमेंट के बारे में, कंपाउंड के बारे में, ये तो धरती पर पहले से है, इसको कोई खोजता नहीं। ये धरती पर पहले से होता है, बस लोगों के अंदर इसके प्रति कुछ विचार आता है।
कोई आदमी है, उसको एक ऐसा सब्सटेंस देखा, उसके दिमाग में आया कि भाई ये है क्या, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने से जो जो उसको रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को वो क्या करता है, अपने नोट्स में लिखता है, जिसको आगे लोग पढ़ते हैं। जैसे एसिड बेस साल्ट धरती पर पहले से था, नमक आज से नहीं है, जब से समुद्र है तब से नमक है। लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं था ये जो नमक है ये है क्या चीज़, ये जो पानी है ये है क्या चीज़। तो सबसे पहले लेवोइजियर ने उस पर एनालिसिस रिसर्च करना शुरू किया। तो उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जो एसिड्स होते हैं, जिनको हम एसिड बोलेंगे, वो एसिड कहाँ होंगे, उनमें ऑक्सीजन की मात्रा होगी। उन्होंने बहुत सारे कंपाउंड को लिया, उन पर एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने क्या पाया, उन हर एक कंपाउंड में ऑक्सीजन है। जैसे कि देखा सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें ऑक्सीजन है, देखा नाइट्रिक एसिड, इसमें ऑक्सीजन है, देखा कार्बोनिक एसिड, इसमें ऑक्सीजन है, देखा फॉस्फोरिक एसिड। बहुत सारे कंपाउंड को लेकर एक्सपेरिमेंट किया, तो क्या देखा कि सब में ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन गैस निकल रहा है। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि एसिड जो होंगे वो क्या होंगे, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे उनकी गिनती एसिड में की जाएगी। उन्होंने ऐसा माना। लेकिन बाद में जब और भी कंपाउंड्स का खोज हो गया, तब क्या पता चला कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसमें ऑक्सीजन हो वही कंपाउंड एसिड होता है। बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं होने पर भी वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। और लेवोइजियर का कंसेप्ट को ये गलत करने वाले कौन थे, हम्फ्री डेवी। ठीक है, डेवी ने ही क्या किया, इनके कंसेप्ट को गलत बताया। उन्होंने बताया कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एसिड। एसिड कैन बी डिपेंड ऑन द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन होगा तो वो एसिड हो जाएगा। एसिड जो है वो कैसे बनता है, ये केमिकल कॉम्बिनेशन पर निर्भर करता है कि कौन सब्सटेंस किससे कैसे केमिकली कंबाइन कर रहा है, उसी पर निर्भर करेगा कि क्या कौन एसिड है कौन बेस है। लेकिन इनके द्वारा भी एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं दिया गया एसिड का, बस इन्होंने इसको गलत साबित किया। फिर इसके बाद बर्जीलियस ने सबसे पहले एक कंसेप्ट दिया। क्या कंसेप्ट दिया, इन्होंने बताया कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेस होते हैं और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। बर्जीलियस ने एसिड को कैसे डिफाइन किया कि एसिड्स आर ऑल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिड एंड ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेस। कि नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो एसिड होते हैं और मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं। लेकिन इससे भी हमको ये मालूम नहीं चला कि एसिड का एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या है। इनका ये कंसेप्ट सही है, आज भी हम लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन इसका लिमिटेशन है कि सिर्फ ऑक्साइड की बात यहाँ भी हो रही है। ऑक्सीजन से ही थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करके ऐसा बनाया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो क्या सिर्फ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड सी एसिड होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इनका अभी कंसेप्ट क्या हुआ, अभी भी ये चलता है। अभी भी हम लोग पढ़ते हैं कि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही बेस होते हैं या सिर्फ यही एसिड होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ यही एसिड नहीं होता है, और भी बहुत सारे एसिड्स हैं। ठीक है, ये सब अभी रफ स्ट्रक्चर है, अभी तक मॉडर्न कंसेप्ट नहीं आया है। बस उन्होंने जो जो प्रॉपर्टी महसूस किया उस प्रॉपर्टी को इसमें लिख दिया। किसी को लगा कि बिना ऑक्सीजन के भी बन सकता है एसिड, तो लिख दिया। किसी को लगा कि मेटल का ऑक्साइड बेस होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड होता है, तो उन्होंने ऐसा लिख दिया। एक एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं निकल सका जिससे ये डिसाइड हो कि ये सब्सटेंस एसिड होगा, ये सब्सटेंस बेस होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग पीछे ही हैं, 1837-38 के आसपास। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, हिस्ट्री है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझिए कि कैसे एसिड का ट्रेंड आ रहा है। ये सब चीज बुक में दिया नहीं रहता है, पर इसको समझ लीजिएगा तो आपको एसिड बेस समझना आसान होगा।
क्योंकि इसी को रिलेट करके आगे बनाया गया। तो अभी तक हम लोगों को यह मालूम चला कि मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक नेचर के, और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। लेकिन इसमें जरूरी नहीं है ये सब्सटेंस क्या हो, इसी नेचर का। इसके बाद भी बहुत सारा छोटा छोटा कंसेप्ट अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया एसिड बेस के बारे में, वो सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग जहाँ से पढ़ते हैं थ्योरी, वो थ्योरी आता है हमारा मॉडर्न एसिड बेस थ्योरी। वो शुरू होता है कहाँ से, अर्हेनियस कंसेप्ट से। इसको हम लोग कहते हैं अर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, ये 1887 के आसपास में दिया गया है। इसी एक्सपेरिमेंट के लिए उनको 1903 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया अर्हेनियस को। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, जो साइंटिस्ट हैं स्वॉम्पे अर्हेनियस, ठीक है, सबसे पहले जो हमारा मॉडर्न कंसेप्ट है ये इन्हीं के द्वारा दिया गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न एसिड बेस थ्योरी भी करते हैं। ठीक है, हमारा जो नया थ्योरी निकला ये यहीं से आया है। इस थ्योरी के अनुसार अर्हेनियस ने क्या बताया, अर्हेनियस ने बताया कि एसिड्स आर हाइड्रोजन आयन प्रोवाइडर, दो सब्सटेंस, पूरा डेफिनेशन लिखते हैं, दो substances which gives H plus ion in aqueous solution, समझिएगा, and bases are those substances which gives OH minus ion in aqueous solution। सबसे पहले अर्हेनियस ने यह बताया कि एसिड वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर पानी में घुलाया जाए, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब आप समझते हैं, वाटर में अगर डिसॉल्व किया जाए तो वो क्या करता है, H+ आयन डिसोसिएट करता है, H+ आयन छोड़ता है और वो H+ आयन इस वाटर में चला जाता है। और बेस वैसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर OH- आयंस देते हैं। जैसे HCl को उस दिन आपको बताया, वाटर में जब डिसॉल्व किया गया क्या महसूस किया, ये क्या कर रहा है, क्लोरीन का आयन बना रहा है और हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। तब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि क्यों ऐसा हो रहा है। उनको यह पता चला कि हाइड्रोजन जो है, जैसे ही इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ये H+ आयन और Cl- आयंस में टूट जाता है। और आप जानते हैं H+ जो है ये प्रोटॉन है, ये क्या है, प्रोटॉन है। अगर H+ का वैल्यू आप देखिएगा, जरा गौर कीजिए, आप जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा बताइए, 9th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, 9th क्लास में हम पढ़ाए हैं, जल्दी बताओ। 1 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, 1 हो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, 0। ठीक है, आप जरा गौर कीजिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दिया है। याद है ना, आपको हम बताए थे कोई सब्सटेंस जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और कोई सब्सटेंस जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तब पॉजिटिव चार्ज है, यानी मतलब इसका इलेक्ट्रॉन भी 0। अब जरा बताइए हमको क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, प्रोटॉन बचा है। कहने का मतलब H+ को ही प्रोटॉन बोला जाता है, H+ को ही क्या बोला जाता है, प्रोटॉन बोला जाता है। ठीक है, तो प्रोटॉन नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, हम लोग पढ़े हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कभी भी नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये H+ आयन क्या करता है, इस वाटर के साथ जाकर अटैच हो जाता है। तो वाटर के साथ जैसे ही H चला गया
H पहले से 2 था, एक और बढ़ गया, बन गया H3O, और ये पॉजिटिव चार्ज भी इस पर जुट जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, बोलिए। तो इसी तरह उन्होंने ये कंसेप्ट दिया। देखिए उस समय ये चीज मालूम नहीं था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसीलिए उन्होंने सीधा कहा कि H+ आयन। बाद में ये आया हाइड्रोनियम, ठीक है। तो एसिड कौन से सब्सटेंस होते हैं, वैसे सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व होने पर क्या दे, H+ आयन दे। इसीलिए HCl को क्या बोला गया, एसिड बोला गया। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेस का। इसको जब वाटर में डिजोल्व किया गया तो उन्होंने क्या देखा कि एक तो मेटल का आयन बन रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, भी बनाते देखिए, Na+ आयन यहाँ से टूटा और यहाँ से OH- आयन टूटा, हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ बनता है NaH2O, इसी के साथ प्लस में रहता है और OH किस में रहता है, माइनस में रहता है, ठीक है। तो उनको यहाँ से यह मालूम चला कि बेस वैसे सब्सटेंस हैं जिनको अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वो क्या देते हैं, OH- आयन प्रोवाइड करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करते हैं, और वैसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। ये एक कंसेप्ट था जो लंबे समय तक हमारे केमिस्ट्री में यूज हुआ, लेकिन इसमें भी बाद में क्या होने लगी, समस्याएं होने लगी कि कुछ नहीं हुआ है, थ्योरी ऑक्सीजन से उठ के धीरे धीरे हाइड्रोजन पे चला है। अगर गौर कीजिए, वो बोला था कि ऑक्सीजन वाला क्या होगा, एसिड होगा, अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन वाला एसिड होगा। तो क्या ये जरूरी है कि जिसमें हाइड्रोजन H+ आयन निकले वही एसिड होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बाद में क्या हुआ, ये कंसेप्ट भी धीरे धीरे गलत हो गया। क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एसिड का खोज हो गया जिनमें हाइड्रोजन होता ही नहीं था, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी बाद में हमारा गलत प्रूव हो गया। कोई दिक्कत, बोलिए, किसी को समझने में कोई दिक्कत? धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमको मालूम चला कि ऑक्सीजन वाला एसिड होगा, बाद में वो कंसेप्ट भी गलत। दूसरा बोला कि नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड होगा, ये भी धीरे धीरे क्या हो गया, सब पर लागू नहीं हो रहा। फिर एक कंसेप्ट आया कि आयंस का, कि H+ आयन अगर कोई सब्सटेंस देता है वाटर में तो वो एसिड है, और जो OH- देता है वो क्या है, बेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद, तो ये थ्योरी भी जो है बहुत लंबे समय तक चला पर उतना इफेक्टिव नहीं हो सका, क्योंकि इस थ्योरी में भी एक मिस्टेक था कि यहाँ हाइड्रोजन को प्रेफरेंस दिया जा रहा है कि हाइड्रोजन होगा तभी एसिड होगा। तो बाद में फिर क्या हुआ, दूसरा कंसेप्ट आया। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी। इसके बाद ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का एसिड बेस थ्योरी, ये दिया गया था 1923 के आसपास, ठीक है। एग्जैक्ट हमको ये याद नहीं है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी, इसमें क्या बोला गया, उस कंसेप्ट को थोड़ा सा चेंज किया गया। उन्होंने क्या देखा कि H+ आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, और हम आप जानते हैं कि H+ आयन जो है वो एक प्रोटॉन है। तो हम उसने क्या किया, इसी थ्योरी को थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया कि एसिड्स आर दोज, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, याद रखिएगा, इन दोनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया था। एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस which donates, डोनेट मतलब देना, प्रोटॉन, या उसी को H+ बोलो। while bases are those substances which accepts, accept मतलब लेना, प्रोटॉन, जो प्रोटॉन लेता है
उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेस। तो उन्होंने उसी थ्योरी को थोड़ा सा चेंज किया कि अभी बोला H+ आयन, और H+ आयन क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो उन्होंने कहा कि एसिड वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे जो H+ आयन किसी दूसरे को देता है रिएक्शन के दौरान, और बेस वैसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे जो किसी दूसरे से क्या करता है, H+ आयन लेता है। अब यहाँ दो बातें उठेंगी कि एक H+ आयन देगा और दूसरा H+ आयन लेगा। तो इसके वजह से क्या होगा कि उसका कुछ ना कुछ कंजुगेट एसिड या बेस बनेगा। ध्यान से समझिए, जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक रिएक्शन करवा रहे हैं HCl और NaOH। तो क्या होता है, ये जो है एक्वस सॉल्यूशन में ब्रेक करता है आयंस में, H+ में और Cl-, और ये भी क्या करता है, Na+ में और OH- में टूटता है। इसके बाद ये जो है सब्सटेंस, ये कंपाउंड जो है, ये अपना H+ आयन इस दूसरे कंपाउंड को दे देता है, और ये दे रहा है इसीलिए ये एसिड कहलाया, और ये ले रहा है इसलिए ये क्या कहलाया, बेस कहलाया। ये H+ आयन से OH- आयन रिएक्शन करता है, और H और OH के रिएक्शन से आप जानते हैं वाटर बनेगा, और जो बच गया यहाँ क्लोरीन आयन, यहाँ Na+ आयन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये दोनों भी कंबाइन करके न्यूट्रल बनाता है, जिसको हम लोग साल्ट बोलते हैं, और ये क्या है, वाटर। तो यहाँ से एक कंसेप्ट आया कि एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर होगा, और बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, प्रोटॉन लेगा, ठीक है। और इसके वजह से एसिड और बेस के रिएक्शन से साल्ट और वाटर बनेगा। इस रिएक्शन को तो हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ से कंसेप्ट आ गया एसिड का बेस। कहने का मतलब है कि ये जो है ये H+ आयन क्या हुआ, इसके पास चला, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कंसेप्ट था, ब्रोंस्टेड एंड लोरिकस। लेकिन ये रूल भी उतना इफेक्टिव नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करे। कोई अगर ऐसा कंपाउंड हमको मिल जाए जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। तो अगर वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे तो उनके हिसाब से आयंस में नहीं टूटेंगे, और अगर आयंस में नहीं टूटेगा तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि एसिड है या बेस है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, कमजोर पड़ने लगा, फेल होने लगा। इसके बारे में भी, क्योंकि इस रिएक्शन को होने के लिए एक्वस सॉल्यूशन होना जरूरी है। ये वाटर में रहेगा तभी टूटेगा, ये भी वाटर में रहेगा तभी टूटेगा। तो वाटर जरूरी है कि वाटर के साथ हर एक एसिड डिसॉल्व हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं, कंपाउंड होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, तो उनमें हम कैसे चेक करेंगे कि एसिड है या बेस है। तब हमारे पास जो कंसेप्ट आया, नया कंसेप्ट, जिसको आज हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज लेविस कंसेप्ट एसिड ऑफ एसिड बेस। वो क्या है, उसको हम लोग लुईस भी बोलते हैं, लेविस एसिड बेस। इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन से डिपेंडेंसी को ही खत्म कर दिया। कि अभी तक हम जितना बार देख रहे थे, या तो उसमें ऑक्सीजन पर निर्भर करता था कि एसिड होगा या बेस होगा, बाद में धीरे धीरे हाइड्रोजन पर निर्भर करने लगा। इन्होंने क्या किया, किसी एक एलिमेंट पर जो निर्भरता थी उसको ही खत्म कर दिया। इन्होंने बताया कि एसिड हम किसको कहेंगे, दो substances which accepts lone pair of electron, while bases are those substances which donates
नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझिएगा ध्यान से, इन्होंने क्या किया, उस कंसेप्ट को ही गलत कर दिया। इन्होंने बोला कि नहीं, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करेगा। आप ये देखिए किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का पेयर मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, वो किसी दूसरे को दे सकता है या किसी दूसरे से ले सकता है। जो इलेक्ट्रॉन लेगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग एसिड बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए BF3, ठीक है, बोरोन ट्राइक्लोराइड, हम लोग जानते हैं बोरोन ट्राइक्लोराइड। अब आपको पीरियोडिक टेबल ध्यान में रखना होगा। हम आपको बोले थे कुछ एलिमेंट्स का नंबर आप याद रखिए। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो आप जानते हैं बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो 2 और 3 आता है। कहने का मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट, सबसे बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। ये 3 एटम से कंबाइन कर सकता है। तो ये क्या किया, 3 फ्लोरीन से कंबाइन कर लिया। ध्यान दीजिए, बोरोन क्या किया, 3 फ्लोरीन से कंबाइन कर लिया। हर कॉम्बिनेशन में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इसका होता है, एक इसका होता है, एक इसका है, एक फ्लोरीन का है, एक बोरोन का है, एक फ्लोरीन का। ये सब हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर को, ठीक है। जरा गौर कीजिए, बोरोन के आसपास 3 इलेक्ट्रॉन है, ये हर एक इलेक्ट्रॉन एक एक फ्लोरीन से जोड़ लिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके आसपास में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन पुर रहा है, 2, तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन पुर रहा है। और हम लोग जानते हैं अगर किसी सब्सटेंस को स्टेबल होना है तो उसको कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसको हम लोग ऑक्टेट रूल कहते हैं, ठीक है। उसके आसपास अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, फिर वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, एकदम इनर्ट बन जाएगा। जैसे आप किसी भी इनर्ट एलिमेंट को देख लीजिए, हम शुरू करते हैं किससे, नियोन से। इसको देखिएगा ना, इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए हम निकाल रहे हैं, नियोन का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 10, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए 2, 8। देखे, आर्गन का निकालिए, जितना इनर्ट गैस है सब का निकालिए, 18 होता है, तो 2, 8, 8। देख लीजिए, पानी का कितना रहना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, तब ये चीज इनर्ट हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। और हर सब्सटेंस चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए। तो कहने का मतलब है कि बोरोन के आसपास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से और आ जाए तो ये स्टेबल बन जाएगा। इसीलिए इसकी चाहत रहती है कि किसी दूसरे से हम 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लें, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड कहते हैं। इसीलिए BF3 क्या है, एक एसिड है। अब यहाँ देखिए, किसी एलिमेंट पर निर्भरता नहीं रही, ना हम बोरोन की बात कर रहे हैं, ना हम फ्लोरीन की, ना हाइड्रोजन की, ना ऑक्सीजन की। हम सीधा ये कह रहे हैं कि जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो एसिड, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो बेस। जैसे एक बेस हम आपको समझाते हैं, अमोनिया, उस दिन भी हम आपको समझाए, बहुत सारा है, फॉस्फेट गैस, अमोनिया है, थायोल्कोहॉल, थायोईथर है, ये सब इसमें आ जाता है। बहुत सारा फैमिली है, जितना नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, फ्लोरीन फैमिली है, ये सब चला आता है इसमें। अब इसको जरा बनाते हैं, देखिए समझिएगा। नाइट्रोजन के आसपास 3 हाइड्रोजन, गौर कीजिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अब जरा हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कहने का मतलब 2 और 5। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ दोस्ती में लग गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर हाइड्रोजन के साथ दोस्ती में लग गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन फिर हाइड्रोजन के साथ दोस्ती में लग गया, तो 3 हाइड्रोजन इसका खपत हो गया। कितना हाइड्रोजन बच गया, अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो ये चाहेगा कि अगर किसी को जरूरत है हम
और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दें, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा है, और अगर हम दे देंगे तो हमारा बॉन्ड बन जाएगा और हम भी 8 कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमेशा कोशिश करता है कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करें, और इसलिए ये किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर देता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे पेयर के रूप में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो ये क्या है, ये बेस। अब आपको समझ में आ गया एसिड बेस। एसिड के बारे में भी 3 थ्योरी, बेस के बारे में भी 3 थ्योरी। जो H+ ले वो एसिड, सॉरी जो H+